हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मैटर। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक सब्सटेंस को कंसिडर करते हैं। ये सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है और इसका जो थिकनेस है वो dz है, ठीक है। और इसको हमने xy प्लेन में रखा है। ये हमारा पीस ऑफ मैटर है, मैटर का एक हिस्सा, ठीक है। xy प्लेन में हमने इसे रखा है और इसका थिकनेस है dz। तो लिखते हैं यहाँ पर। तो इस मैटर में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? सबसे पहले जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा एरिया इनटू थिकनेस के dz के। तो हम वॉल्यूम के जगह पर ds इंटू dz लिख सकते हैं। ये ds dz जो है इस मैटर का छोटा सा हिस्सा है, पूरा मैटर नहीं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो करंट इंटू एरिया के बराबर होता है। एरिया यहाँ पर हमारा ds है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। एक ही सब्सटेंस का हम निकाल रहे हैं तो mds dz जो है वो ids के बराबर होगा, क्योंकि दोनों म्यू m के बराबर है। ds दोनों में प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा mdz इज इक्वल टू i। ये सिर्फ मैं मैथमेटिक्स बता रही हूँ, ठीक है। जो इसका प्रूफ है वो बता रही हूँ। तो mdz जो है वो करंट I के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो ds है वो एक छोटा सा हिस्सा है इस मैटर का। इस मैटर को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और उसका छोटा सा हिस्सा हमारा ds है, एक हिस्सा। इसमें जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा इस केस में। अब इसका हम एक हिस्सा लेते हैं, ये है इसका एक हिस्सा और इस हिस्से का एरिया जो है वो है ds और इसका थिकनेस dz है। और ये जो वेक्टर है m वेक्टर वो ऊपर की तरफ z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारा म्यू m ds dz जो है वो z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। ये जब हम बुक में पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। तो इस हिस्से में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही होगी और उसके पास वाले हिस्से में भी करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। इन दोनों जो हिस्सा है उसका एक ही बाउंड्री है, हम देख सकते हैं एक बाउंड्री एक ही जैसा है। उसमें करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहले वाले लूप का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पीछे वाले का नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो है कैंसिल करेगा, उसी तरीके से कैंसिल होता जाएगा। ये इस वाले कंडीशन में भी ये जो बाउंड्री है उसका करंट कैंसिल होगा। एक लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा राइट की तरफ होगा। तो बचेगा क्या? पूरा सरफेस ही बचेगा। जो अंदर हमने हिस्से किए हैं वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिर एक बार दिखाती हूँ। इस वाले लूप में करंट ऐसे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट में है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये दोनों ऑपोजिट में है, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रियल बाउंड्री है, एक्चुअल बाउंड्री वही रहेगा और बाकी जो अंदर हिस्से है वो वाले पोर्शंस कैंसिल हो जाएंगे। तो mds dz के जगह पर हम mdz s और is लिख सकते हैं। पूरे सरफेस को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। करंट पूरे सरफेस का जो लूप है, बाउंड्री है वो वाला आ रहा है, वही हमने यहाँ पर किया है। अब ये जो s है वो कैंसिल हो जाता है और ऊपर वाला हमें वापस मिलता है। अब I डिवाइडेड बाय dz जो है वो js के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया, यहाँ पर एरिया dz है, वो जो है आ जाता है हमारा js। तो
हमें पता है कि एम डी जेड जो है वो आई के बराबर है, तो एम जो है आई अपॉन डी जेड के बराबर होगा, जो कि जे एस के बराबर है, तो एम हमारा जे एस के बराबर आता है। तो ऐसे कुछ रिलेशन हमें मिलता है जिसको हम अलग अलग फॉर्मूलास में यूज कर सकते हैं जब हमें कोई वैल्यू निकालना हो। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मैटर, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब बुक से। ठीक है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मैटर, इफ अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, होमोजीनियस मीन्स हर जगह पर सेम होगा कंपोजिशन, आइसोट्रॉपिक मीन प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल में मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, वो जो है अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। द सब्सटेंस इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज, हमारा सब्सटेंस यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मतलब यूनिफॉर्म होगा, हर जगह पर सेम ही हमें नजर आएगा कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, तो हम सब्सटेंस को यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज है कहेंगे। ठीक है, एंड दस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो इस पूरे वॉल्यूम में मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है वो सेम होगा, यूनिफॉर्म है इसलिए कांस्टेंट होगा, सेम होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। कंसिडर अ पीस ऑफ मैटर ऑफ थिकनेस डी जेड प्लेस इन एक्स वाई प्लेन, हमें कंसिडर करना है कि हमारे पास एक मैटर का एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका थिकनेस डी जेड है, इसका मोटापा डी जेड है, हमारे पास एक मोटा सा प्लेट है जिसका थिकनेस डी जेड है, और उसको हमने एक्स वाई प्लेन में रखा है। किस प्लेन में रखा है? एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस वाले प्लेन में, एंड मैग्नेटाइज यूनिफॉर्मली अलोंग जेड एक्सिस, और उसको हमने जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटाइज किया, हमारा एक्सटर्नल फील्ड जेड डायरेक्शन में था। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस शीट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायपोल मूवमेंट ओरिएंटेड पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो इस शीट में जो मैग्नेटाइजेशन है वो हम डायपोल के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि जेड एक्सिस से पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। ठीक है, ये डायपोल जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, उससे हम पता कर सकते हैं इसका मैग्नेटाइजेशन, या हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अज्यूम दैट दिस शीट ऑल द डायपोल्स आर पैक्ड सिमेट्रिकली एंड ईच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया ds, इस शीट में हर डायपोल को हमने इक्वली पैक किया और हर डायपोल को हम एरिया ds के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इस वाले फिगर में दिया है, एक हिस्सा लाके रखा है, इसमें हम डायपोल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो म्यू एम अपॉन वी के बराबर होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज गिवन बाय, तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चलेगा? म्यू एम जो है वो एम इंटू वी के बराबर होगा। इस छोटे से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्लेट में से एक स्क्वायर को हमने लाया है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस के बराबर होगा। एरिया यहाँ पर ds है और थिकनेस यहाँ पर dz है। हम इस डायपोल मूवमेंट को इक्विवेलेंट डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस बाय करंट लूप ऑफ विथ dz इंक्लोजेस एन एरिया ds, इस डायपोल मूवमेंट को हम करंट इंटू ds करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक करंट लूप है जिसका थिकनेस है dz। ठीक है, एक मोटा सा एक सर्कुलर सा रिंग है जिसका थिकनेस है dz, और उसने एक एरिया को बंद किया है, उस एरिया का वैल्यू है ds। तो हमें पता है कि जो डायपोल है वो करंट इनटू एरिया इनक्लोज के बराबर होता है, ds के बराबर होता है। तो इफ I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप ऑफ एरिया ds, तो लूप जिसने एरिया ds को इनक्लोज किया है उसमें करंट I है, तो डायपोल मूवमेंट जो है वो I इंटू ds के बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में डायपोल मूवमेंट का वैल्यू दिया है, तो m dz जो है वो I ds के बराबर होगा। दोनों डायपोल मूवमेंट के बराबर है, ds यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो m dz जो है वो I के बराबर आएगा। The current in each loop is flowing in anti-clockwise direction, जो करंट है हर लूप में, ये छोटे छोटे जो लूप है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, at every point within the sheet the current in adjacent loops are oppositely directed and hence cancel each other, और अगर हम
दो लूप को एक साथ लाएंगे तो इसका जो करंट होगा एक बाउंड्री पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा पहले वाले लूप से, तो ये एक दूसरे के असर को कैंसल कर देगा अगर हम दो लूप्स को साथ में लाएंगे। उसी तरीके से तीसरे लूप को लाएंगे तो एक साइड फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर में क्या बचेगा, सो नेट करंट विल बी ओनली फ्लोइंग थ्रू इट्स बाउंड्री जो एक्चुअल बाउंड्री है हमारे सब्सटेंस का, उसमें जो करंट पास हो रहा है वही बचेगा। बीच में जो हमने डिविजन्स किए हैं वो करंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करंट जो है पूरे बाउंड्री में फ्लो हो रहा है तो पूरा एरिया हमें लेना होगा, पूरा सरफेस लेना होगा ds के जगह पर। तो यहाँ पर हमने पूरा सरफेस s लिया है ds के जगह पर, वेयर s इज द एरिया ऑफ द फुल पीस ऑफ मैटर। पूरे मैटर का एरिया है, s कैंसिल हो जाएगा और देगा हमें mdz इज इक्वल टू I। तो mdz हमारा I के बराबर आया। ठीक है, this equation shows that a small magnetized element of thickness dz is equivalent to current mdz flowing through its rim in anticlockwise direction। और ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि एक स्मॉल मैग्नेटाइज एलिमेंट जिसका थिकनेस dz है, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जो मैग्नेटाइज हुआ है जिसका थिकनेस dz है वो करंट के बराबर होता है। ये जो mdz है वो करंट के बराबर होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बाउंड्री में पास हो रहा है। ठीक है, दिस करंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सरफेस करंट और इस करंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सरफेस करंट विच इज अ फिक्टिशियस करंट। ये एक फिक्टिशियस करंट है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता। इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सब्सटेंस जो है वो एटम से बना हुआ होगा और इन एटम का जो है मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए इस करंट का हमने यूज किया है। और हमें ये भी पता है कि I/dz जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी Js के बराबर है, तो I/dz के जगह पर हम Js यूज करेंगे। mdz मतलब कि m जो है वो I/dz के बराबर है तो m जो है Js के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं जो है इस सब्सटेंस को ड्रॉ कर रही हूँ, इसको स्क्वायर शेप का लिया है, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आए। तो इसको हमने छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया। ये एक हिस्सा, 2, 3, 4 जिसको हम लूप कहेंगे क्योंकि ये एक बंद हिस्सा है, एक सर्कुलर शेप है, रिंग जैसा। ठीक है, तो इसमें जो है कितने हिस्से थे, 15 हिस्से थे। पहले वाले हिस्से में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और mdz जो है वो I के बराबर आएगा। दूसरे वाले हिस्से में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा और mdz जो है वो I के बराबर आएगा। छोटा हिस्सा और पूरा बड़ा हिस्सा दोनों के लिए mdz जो है वो I के बराबर आता है। ठीक है, वो कैसे, यहाँ पर ये जो करंट वाला हिस्सा है एक दूसरे को कैंसिल करता है क्योंकि एक ऊपर के डायरेक्शन में है तो दूसरा नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो ये वाला पोर्शन में जो करंट है वही बचेगा। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे में भी हर हिस्से में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारे जो क्लॉक है वो मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ पर कैंसिल हुआ है तो बचेगा सिर्फ बाउंड्री। ये जो अंदर छोटे छोटे बाउंड्री है वो एक दूसरे के असर को कैंसिल करता है और हमें जो है सिर्फ जो एक्चुअल सब्सटेंस का बाउंड्री में करंट है वही मिलता है। इसलिए जो छोटे से एरिया है, ठीक है, उसके लिए mdz जो है वो I के बराबर होता है और बड़े से एरिया के लिए भी I के बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो करंट है वो पूरे सरफेस S के लिए भी होता है, तो हम ds के जगह पर S को पुट कर सकते हैं, पूरे S को, और S हो जाएगा कैंसिल, mdz जो है वो I के बराबर आएगा। और इस करंट को हम इक्विवेलेंट सरफेस करंट कहते हैं, जो कि एक रियल करंट नहीं है, रियल में इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, इसको हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए रखा है। तो ये जो करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। I करंट पूरे बाउंड्री में